हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली अभी जो एमओयू साइन हुआ है इंडिया और कुवैत के बीच में डोमेस्टिक वर्कर्स के रिक्रूटमेंट और उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को लेकर, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि बहुत पहले से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडियन वर्कर्स जाते रहे एज अ लेबर, एज अ प्रोफेशनल्स, एज अ डोमेस्टिक वर्कर, नर्स, मेडिकल वर्कर्स, हर तरह के लोग वहाँ पर जाते रहें, क्योंकि वहाँ पर वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इजली वर्क मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडियंस जाते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एब्यूसिव चीज़ें भी झेलनी पड़ती थी, वहाँ पर बहुत परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती थी, और उसके लिए उनके पास लीगल राइट्स और लीगल एवेन्यूज़ कम हुआ करते थे। तो यहाँ पर बेसिकली ये इशू इसलिए अराइज होते थे कि इंडिया या फिर अदर कंट्रीज़ के बीच में, जो वहाँ पर के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, कतर है, ईरान है, इराक है, ऐसे कंट्रीज़ में इंडिया और उनके बीच में एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एमओयू नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं था लेबर सप्लाई का और इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल से टाइम एंड अगेन जब कोई बड़ा इशू होता था तो उसे सॉर्ट आउट किया जाता था। लेकिन अब एक एमओयू आने के बाद यहाँ पर इन सब चीज़ों में डोमेस्टिक वर्कर्स की परिस्थिति बहुत सुधरने की संभावना है, और इसके एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल्ड एलोबोरेट जब निकल कर आएंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या राइट्स दिए हुए हैं। हालांकि मोटे मोटे तौर पे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, तो इन सब चीज़ों पर आइए डिस्कस करते हैं कि क्या परिस्थिति थी है कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर्स की, और वहाँ पर क्या चल रहा था और क्या बदलाव आएंगे। तो और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुवैत एक छोटा सा गल्फ़ कंट्री है, पर्शियन गल्फ़ में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुवैत है, इस इराक, ईरान, सऊदी अरबिया इन सब से घिरा हुआ, और यहाँ पर ये गल्फ़ में, पर्शियन गल्फ़ में इसका पोर्ट निकलता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि टोटल जो पॉपुलेशन है कुवैत की वो 4.5 मिलियन, यानी कि सिर्फ 45 लाख की आबादी है, और उसमें से भी जो नेटिव कुवैती हैं वो सिर्फ 1.3 मिलियंस यानी कि 13 लाख ही हैं, और बाकी जो 32 लाख लोग हैं, 3.2 मिलियंस, वो माइग्रेंट लेबरर्स, वर्कर्स और डिफरेंट लोग हैं। और यहाँ पे इसमें भी 32 लाख में से 10 लाख जो टोटल माइग्रेंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया के हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडियन माइग्रेंट्स वहाँ पर रहते हैं, तो इंडिया का एक प्रॉपर लॉ और एक प्रॉपर एमओयू होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक लार्ज चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पर अपने अधिकारों से वंचित रहती थी। तो उसमें से कुछ वर्कर्स जो लेबरर्स थे या जो टेक्नीशियंस थे और दूसरे तरह के जो स्किल्ड लेबरर्स थे, उनके लिए तो यहाँ पर 2016 में एक लॉ पास हुआ था, जिसके कारण उनकी परिस्थिति बहुत हद तक सुधर गई। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इसमें से डोमेस्टिक वर्कर्स का भी है, और इनके लिए वहाँ पर कोई ज़्यादा वैसी कानून नहीं थी, और ये जो लॉ पास हुआ था ये भी डोमेस्टिक वर्कर्स को कवर नहीं करता था। इसीलिए वहाँ पर आवश्यकता थी कि इनके लिए भी कोई लॉ लाया जाए। और इसी के संदर्भ में अभी 3 दिन की विजिट पर एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, वहाँ पर विजिट पर हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स पे वहाँ पर डिस्कशन चल रही है। और उसी में से एक था डोमेस्टिक वर्कर्स का मुद्दा, जिसपे कि 11 जून को वहाँ पर एमओयू साइन हुई है, और इस एमओयू के तहत बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, और इसमें आगे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर देखिए, कंडीशन जो थी डोमेस्टिक वर्कर्स की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सबसे पहले तो वहाँ पर जो इशू है वो है काफिला सिस्टम का। अब ये काफिला सिस्टम क्या होता है? काफिला सिस्टम का मतलब है कि वहाँ पर कोई लोकल कुवैती जो है वो स्पॉन्सर करता है कि ये वर्कर हमारे यहाँ काम करे। वो एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक स्पॉन्सर लेटर बना कर देता है वर्कर को, और उसके तहत वो वहाँ पर उसे इमिग्रेशन मिलता है, और वहाँ पर जाने के बाद इन्हें, जो वर्कर वहाँ पर गए हैं, उन्हीं के साथ, जो स्पॉन्सर हैं उनके, उन्हीं के साथ अटैच्ड होकर रहना पड़ता है। उन्हीं के कहने पर इनके सारे जो मूवमेंट है सब कुछ होते। और अगर यहाँ से ये भागने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इन्हें अरेस्ट करके और वापस फिर जो उनका स्पॉन्सर है काफिला सिस्टम के तहत, उन्हें ही पहुँचा दिया जाता है।
तो ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी की सिस्टम थी। यहाँ पर जो स्पॉन्सर है वो इनके पूरे लाइफ को गवर्न करता था, इनकी रहने खाने की सब कुछ की व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा, सब कुछ वो ही देखते थे, और इसमें ये लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता था, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब होती थी। वहाँ पर उनके पास न तो छुट्टियों की ये थी कि वो आपको वीकली ऑफ मिलेगा, मंथली ऑफ मिलेगा, कितना आपको वर्क टाइम है, इन सब चीज़ों की भी कमी थी। हालांकि जब 2016 में लेजिस्लेशन आया लेबरर्स के लिए, तो उसमें एक चीज़ किया गया कि 12 घंटे का जो है सो वर्क आवर कर दिया गया। अब सोचिए कि 12 घंटे का रेगुलेट करके वर्क आवर तो उन्होंने किया है लेजिस्लेशन के बाद, जबकि आप इंडिया में जानते हैं कि 8 आवर्स का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनका 12 घंटे का वर्क आवर लेजिस्लेशन के बाद आया है, तो पहले उनसे कितना काम करवाया जाता होगा। उसके बाद उनके वेरिफिकेशन के लिए, उनके असेसमेंट के लिए भी एक रेगुलर कमेटी बनाई गई है। उसके बाद उनके लिए 24 आवर्स वर्किंग हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। तो ये सब तो लेबरर्स के लिए आया, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ये सब चीज़ें अभी भी अवेलेबल नहीं हैं। और यहाँ पर जो लोग भी भागने की कोशिश करते थे, एब्सकॉन्ड करते थे, जो वर्कर्स थे, उन्हें प्रोसिक्यूट करके सज़ा भी दे दी जाती थी। और काफला सिस्टम के तहत जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे या लेबरर्स थे, उनकी मौत भी हो जाती थी, क्योंकि इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था, टॉर्चर भी किया जाता था। अगर ये बात नहीं सुनते थे तो उनके हिसाब से नहीं चलते थे तो। और इसी के कारण फिलीपींस के जब 7 लोग मर गए थे वहाँ पर कुवैत में, तो फिलीपींस ने अपने सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कुवैत में जाकर काम करने के लिए और ट्रेवल करने के लिए। और इस खींचतान के बाद ही ये 2016 का जो लॉ है वो पास हुआ था, जब फिलीपींस ने आवाज़ उठाई कि हमारे सिटीजन्स वहाँ पर मारे जा रहे हैं, 7-7 लोग एक साथ मारे गए, आप इसमें इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, वो कैसे मरे, क्या हुआ, क्या वर्किंग कंडीशन थी, क्या उनके साथ दुर्घटनाएं घटी, क्या उनको टॉर्चर किया गया। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जब तक नहीं मिलती है, पूरे इसके इम्पार्शियल तरीके से इंक्वायरी नहीं होती है, तब तक हम अपने सिटीजन्स को अब वहाँ पर नहीं भेजेंगे। और सबको पता है कि कुवैत में जो लोकल नेटिव आबादी है वो बहुत कम है, तो वहाँ पर उन्हें लेबर की और डोमेस्टिक वर्कर की बहुत ज़रूरत है। ये एक ऑयल रिच कंट्री है, पैसा यहाँ बहुत है, तेल यहाँ पे बहुत है, और लेबरर्स और वर्कर्स अगर वहाँ पर नहीं रहेंगे तो ये खुद से तो काम कर नहीं सकते हैं, तो इनकी ऑयल प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगी, डे टू डे वर्क करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब फिलीपींस ने आवाज़ उठाई तो ये लेजिस्लेशन आया। और इसमें एक और लेजिस्लेशन लाया गया कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है उनकी स्पॉन्सरशिप को 3 साल के बाद। तो यहाँ पर देखिए, फिर भी इतना लेजिस्लेशन आने के बाद भी न तो वर्किंग आवर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से है, ऊपर से यहाँ पर 3 साल तक उसके बाद भी जो स्पॉन्सर है उन्हीं के साथ उन्हें अटैच रहना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई लेबर वहाँ से छूट कर निकलना चाहता है, भागना चाहता है, तो भी 3 साल तक तो उन्हें झेलना ही झेलना है। तो ये अभी भी उतनी उनकी परिस्थिति सुधरी नहीं है। और जबकि ये सारे लेजिस्लेशन सब आने के बाद भी यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ये लेजिस्लेशन नहीं अप्लाई होता, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर्स अभी भी बंधुआ मजदूरी से परेशान थे ही थे। उनकी स्पॉन्सरशिप अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, उनके लिए अभी भी कोई सेट वर्किंग आवर नहीं है, और उनके स्पॉन्सर्स जो हैं उन्हें जिस तरह से चाहें उस तरह से उनसे काम करवा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, वेज जो मिनिमम फिक्स किया हुआ है वो कितना कम है, यानी कि कुवैती दिरहम में देखा जाए 60 दिरहम है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 15,000 रुपये हैं। अब रहना खाना और 15,000 रुपये, इतनी सी चीज़ के लिए लोग यहाँ से ट्रेवल करके वहाँ पे जाएंगे, इतना कुछ झेलेंगे, उतना अपने घर से दूर रहेंगे, और प्लस वहाँ पर बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ेगी। तो ये परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, और इसी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत की अपने डिप्लोमेटिक चैनल से। तो यहाँ पे इनके लिए जो MOU है वो साइन हुआ है। अब यहाँ पे इनमें क्या है कि ये सारे लॉ तो पास हो गए, लेकिन यहाँ पर इसके इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म की अभी भी क्लियरिटी नहीं है। आपने हेल्पलाइन नंबर बना दिया, आपने लेजिस्लेशन ला दिया कि इतने घंटे काम करेंगे, आपने ये भी कह दिया कि 2
कि ए वीकली ऑफ मिलेगा इन्हें, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी? अगर ये कोई भी स्पॉन्सर वियोलेट करता है, इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, प्रॉपरली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो क्या मैकेनिज़्म होगा उसके इन्फोर्समेंट का, ये अभी भी क्लियर नहीं है। और यहाँ पर सबसे लास्ट चीज़ क्या है कि जब भी वहाँ पर लेबरर्स पहुँचते थे तो उनके पासपोर्ट जमा करवा ली जाती थी, स्पॉन्सर्स उनके पासपोर्ट रख लेते थे। इससे प्रॉब्लम क्या होता था, सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोग वहाँ पर फिर न तो फ्रीली बाहर मूव कर सकते थे, न तो भाग सकते थे, मतलब कंप्लीट बंधुआ मजदूरी वाला ही सिचुएशन था। और इस चीज़ को अभी भी रोका नहीं गया है, अभी भी इस पे कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया है कि जब पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है तो वो करना है कि नहीं करना है, यानी कि कर तो ले ही लेते हैं, नहीं करना है क्या की बात ही नहीं है। और इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कोई भी लेबरर अगर वहाँ से निकल कर बच कर निकलना चाहता है तो वैसी परिस्थिति में वहाँ पर उन लोगों को पासपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पासपोर्ट अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने में मुसीबत हो जाती है। और आइडेंटिटी प्रूफ करने के बाद भी वहाँ पर अगर वो कहीं से अपने स्पॉन्सर के पास से भागे हैं तो जब तक इंडियन एम्बेसी नहीं पहुँचेंगे तब तक वो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं करवा सकते। आइडेंटिटी कंफर्म करवाने के बाद भी उनको वहाँ पर बैठे रहना पड़ेगा, तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि उनका दूसरा प्रोविजनल पासपोर्ट बनाकर उन्हें नहीं दिया जाता है। और इस बीच में अगर स्पॉन्सर के पास से एम्बेसी तक पहुंचने में वो कहीं भी पकड़े जाते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है। तो ये सारी परिस्थितियों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है, तो अभी भी इन पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब देखते हैं कि ये एमओयू में प्रॉपरली मेंशन्ड है या नहीं। और ये रिसेंट जो एमओयू है ये अभी साइन किया गया है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे अब क्या है कि सारे डोमेस्टिक वर्कर्स को भी लीगल प्रोविजंस के अंदर लाया गया है, और अब यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क रहेगा इनके भी बेटरमेंट के लिए, और इनके रिक्रूटमेंट और इनके सर्विस कंडीशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और ये प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी दोनों को, लॉ के अंदर प्रोटेक्शन जो रहेगी वो दोनों के रहेगी, स्पॉन्सर को यानी कि एम्प्लॉयर को भी, और जो डोमेस्टिक वर्कर है यानी कि लेबर को भी। तो ये एक बेटर चीज़ है, लेकिन इसमें अब प्रोविजंस किस तरह से वहाँ पर बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ये चीज़ डिपेंड करेगी। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का एक बात कहा गया है, यानी कि अब जो रिक्रूटमेंट होगी, जो स्पॉन्सर पहले सिर्फ एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिख के दे देते थे स्पॉन्सरशिप का, और वहाँ पर उनकी इमिग्रेशन हो जाती थी, वो वहाँ पर वर्क करने चले जाते थे। बट यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लीगली बाइंडिंग रहेगा। तो ये एक बहुत बेटर चीज़ रहेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के क्लाउजेज वियोलेट होते हैं तो वहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में भी बात उठा सकता है, कंप्लेन कर सकता है। और अब देखना ये पड़ेगा कि इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये चीज़ हो जाती है कि इन्फोर्समेंट कैसे होगा, क्योंकि राइट्स तो दोनों को मिल जाएंगे और ऑब्लिगेशंस भी दोनों के रहेंगे, वो डिलिनिएटेड रहेंगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कि राइट्स क्या क्या हैं लेबर्स के और ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं एम्प्लॉयर के। लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या रहेगा, किस तरह से इसके क्लॉजेस को इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, इन्फोर्स किए जाएंगे, प्लस ये सुनवाई कहाँ पर होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 24 आवर असिस्टेंस का जो डोमेस्टिक वर्कर का हेल्पलाइन तो बना दिया गया है, वहाँ पर कमेटी भी ज्वाइंट बनाई जाएगी जो कि टाइम टू टाइम इनका रिव्यू और असेसमेंट करते रहेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है इन्फोर्समेंट की। जैसा कि हमने देखा 2016 के लेजिस्लेशन के बाद भी लेबरर्स को जो दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ पर उनका इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कानून तो बना दिए कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, वीकली ऑफ मिलेगा, आपको जब अपने जॉब से रिलीव किया जाएगा, आप छोड़ कर आएंगे तो 30 डेज का आपको पार्टिंग बोनस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाने के बाद भी उसका इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और इसी चीज़ की दिक्कत यहाँ पर भी आ सकती है डोमेस्टिक वर्कर्स के कंडीशन में भी। तो आगे देखते हैं अब इसमें क्या आगे इम्प्रूवमेंट होता है, डोमेस्टिक वर्कर्स की कंडीशन कैसी रहती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में अगर इंडियन कम्युनिटी को देखा जाए
तो ये लार्जेस्ट लेबरर कम्युनिटी है, वर्कर्स कम्युनिटी है मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में, और ये सबसे ज़्यादा रिपाट्रिएशन भेजते हैं इंडिया में। यानी एज अ कंट्री इंडिया जो है लार्जेस्ट लेबर सप्लायर है। तो अपने जो नेशनल्स हैं इनके बेटरमेंट के लिए इंडिया को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इन सब कंट्रीज़ के साथ निगोशिएट करके उनके वर्किंग कंडीशन पे, उनके हेल्थ के बारे में और बाकी चीज़ों के लिए प्रॉपर एक लेजिस्लेशन वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर बेटर कंडीशन रहेगी तो ही ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो अब्रॉड जाना चाहेंगे और इंडिया को बेटर रिपाट्रिएशन मिल पाएगा। क्योंकि एक बार अगर कंडीशन ख़राब हो गई, लोगों के मन में भय बैठ गया, तो देखिए वो वहाँ पर जाना नहीं चाहेंगे। जैसा कि कोविड कंडीशन में हुआ कि एक बार लोगों के मन में डर बैठ गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गांव में बैठे हैं लेकिन वो शहरों की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं काम करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर भी हो सकती है अगर ये प्रॉपरली इस सब प्रॉब्लम को लेबरर्स के एड्रेस नहीं किया गया तो। बाकी आगे देखते हैं इसमें अब क्या होता है। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें और हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप परचेज करें। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस जब भी आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी